चीखना चिल्लाना हेल्दी होने की निशानी नहीं होती। चीखता चिल्लाता वही है जिसे पहले अपनी समझ नहीं आ रही होती और वो समझाना चाह रहा होता है। होता यही है कि सोच सारे ठीक रहे होते हैं, आप इनसे बात करके देख लें। वो कहेगा मैं तो उसका भला चाह रहा हूँ। भाई तुम भला तो चाह रहे हो, लेकिन किस बुरे तरीके से चाह रहे हो। और यही नार्सिसिस्टिक अप्रोच है कि कभी बहुत स्वीट और कभी इतना बिटर कि भाई आपका थूकने को ही दिल करेगा, थूक दो। जब आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर देते, आप अवॉइड कर रहे होते हैं सिचुएशन को, उधर से इमोशन एक्सप्रेस हो रहे थे, तो वो हल तो नहीं है। एजुकेट करे अपनी वाइफ को। भरम था, एक झिझक थी, वो खत्म हो गई। अब आपस में बहस मुबाहिसा स्टार्ट हो गया और अब जो है मेंटल पीस तो जाएगा, साथ हेल्थ भी जाएगी। तहकीक ये कहती है कि 70% लोग जो हैं वो पहले जहनी तौर पर बीमार होते, फिर वो जिस्मानी बीमारी जाके बनती है। हम जिनसे जुड़े हुए हैं, हमें उन्हें इमोशनली इतना अवेलेबल नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ खिलवाड़ होना शुरू हो जाए। मेरे जो लव्ड वंस हैं, हाँ। मैं चाहती हूँ वो मेरे पास रहें। आपने एक जुमला बोला, मेरे पास रहें। हाँ। तो जरूरत आपको है ना। हाँ। तो आप पास रहें। एंग्जाइटी मेल और फीमेल में कैसे डिफर करती है? तो क्यों एक जैसे हों? जिस तरह वो वैसे जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ है, बिल्कुल उसी तरह वो नफ्सियाती एतबार से मुख्तलिफ है। बड़ी अच्छी एक बात की थी हमारी बानो कुद्सिया साहिबा ने। जब टूटी चप्पल के साथ बस के साथ चिमटता है ना एक मर्द और घर आता है, कहते 10 दिन की औरत की मेहनत एक तरफ, उसका उससे उस वक्त का एक सफर एक तरफ। नार्सिसिस्टिक अप्रोच और ओवर थिंकिंग आपको किस तरह बीमार कर सकती है और आपकी हेल्थ को किस तरह डैमेज कर सकती है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ रिलेशनशिप एंड लाइफ कोच सैयद एजाज बुखारी साहब ने बहुत ही उम्दा गुफ्तगू की है कि हम अपनी नार्सिसिस्टिक अप्रोच को और जितने भी हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हम खुद भी और हमारे साथ इर्द गिर्द वाले लोग भी उसकी वजह से बीमार ना हो। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। सैयद एजाज बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारा पिछला सेशन इतना अच्छा रहा, इतने ढेर सारे कमेंट्स हैं आपके लिए, तो आज भी हमने सोचा कि हम एक नए टॉपिक पे बात करें। और वो टॉपिक है तो एंग्जाइटी और जो हम बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं उससे रिलेटेड। लेकिन साथ ही हमारा एक ड्रामा सीरियल चल रहा है पामाल, उसमें एक कपल की स्टोरी बहुत वायरल जा रही है, सबा कमर और उस्मान मुख्तार। यस, इन दोनों की स्टोरी बड़ी जो है ना वो हाइप पकड़ी हुई है। अब उसमें समझ में नहीं आ रहा कि कैरेक्टर जो है वो उस्मान का गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है या सबा कमर का। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि वो दोनों जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या वो दोनों मेंटली हेल्दी हैं या मेल का ही ज़्यादा कसूर है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करवाना चाहता है? देखिए, नॉर्मली हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, वो उस मुआशरे का किरदार दिखाया जा रहा है कि जिसमें मर्द जो है वो डोमिनेट करता है। अच्छा, जब कभी मर्द डोमिनेट करने जाए या औरत डोमिनेट करने जाए, दोनों में से जो भी डोमिनेट करने जाता है वो हेल्दी तो नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, क्योंकि डोमिनेट करने की जिसके अंदर भी ख्वाहिश होती है वो हेल्दी नहीं होता, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। वो अपने आप को एज ए नार्सिसिस्ट या ईगोइस्ट या जो भी आप उसे समझ लें, उसके तौर पर वो चीज़ों को देख रहा होता है कि जो मैं चाहता हूँ वैसे का वैसा होना चाहिए। अब ऐसे लोगों को असल में हेल्प की ज़रूरत होती है। और मुआशरे में जितने भी हम ड्रामाज बनाते हैं वो मुआशरे से निकल कर आते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को वैसा देख रहे होंगे, बहुत से ऐसी खातीन भी होंगे जो अपने हस्बैंड को कह रही हैं कि ये आप करते हैं जो हम चाहते हैं कि आप ना करें। बहुत से ऐसे मर्द भी ऐसा सोच रहे होंगे कि यार कहीं मैं तो ऐसा नहीं करता। तो अगर तो इसको हम देखें तो फिर मुआशरे पर उसका इम्पैक्ट ये अच्छा हो रहा होगा अगर रिफ्लेक्शन जा रही है। एक मर्द सोच रहा है कि मैं ऐसा करता हूँ तो वो ठीक नहीं है। जहाँ तक उस लड़की का भी ताल्लुक है जिसमें उसने वो जो ले आती है मेड को वो लेकर आ गई या ग्रोसरी लेने वो चली गई है, उस मामले को मर्द ने अच्छी तरह हैंडल नहीं किया। देखिए, ये कोई तरीका नहीं है कि आप भरे जहान में चीखना चिल्लाना शुरू कर दो और कमरे में जाके आप माफ़ी मांगना शुरू कर दो। तो ये भी तो मेंटली हेल्दी होने की निशानी नहीं है ना। नहीं, आप भरे जहान में नहीं, उसने कहा तो अपनी वाइफ को ही, लेकिन कहा बहुत बुरी तरह। हाँ, बहुत तरीका भी चाहिए। लेकिन उसने अगर वहाँ नहीं, चूंकि वहाँ वो जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे ना, नहीं तो वो भरे जहान में भी कह देता। वो चूंकि अकेले रह रहे हैं। अब चूंकि अकेले रहते हुए भी अगर उसने उससे बात कर ली है तो वो हर्ट तो हुई है ना। अब यही वाली बात अच्छे तरीके से भी तो की जा सकती थी। और यहाँ पर स्पाउस के कम्युनिकेशन के मामला आते हैं कि अगर यही बात वो उसे कहता, बिठा के समझाता कि देखो अभी हम नए यहाँ आए हैं और तुम्हें किसी औरत के साथ ऐसे ग्रोसरी करने तुम चली गई हो तो हालात दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट टाइम मेरे इल्म में होना चाहिए, तुम्हें कुछ हो तो कम से कम मेरे इल्म में तो हो। ये बात है, अगर वो करता कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका वही था, देखे ना, वे ऑफ कन्वे जो यही था पर वो बहुत हाँ, गलत यही था। तो समझाने वाली बात है।
हमारे यहाँ देखें, मैंने जब इस तरह आपसे अर्ज किया है, इस तरह अगर वो अपनी खातून से बात करता है तो वो उसकी 10 और मानने को तैयार हो जाता है, और वो उसको लगता है कि ये मेरी केयर में कह रहा है, ये मुझसे मोहब्बत करता है तो मेरी केयर कर रहा है ना, अदरवाइज क्यों कहता? अगर वो ऐसे कहता। अगर वो ऐसे कहता, लेकिन चूंकि उसने उस तरह से कहा, और उसने जाहिर है उस तरह से कहा, चूंकि वो मुआशरे का किरदार है कि मुआशरे में नॉर्मली ऐसे करते हैं। इसी तरह से अगर वो मेड को भी ले आया था तो उसके ऊपर भी वो चीखा चिल्लाया। तो चीखना चिल्लाना हेल्दी होने की निशानी नहीं होती। चीखता चिल्लाता वही है जिसे पहले अपनी समझ नहीं आ रही होती और वो समझाना चाह रहा होता है। तो अगर मुझे अपनी समझ नहीं आ रही और मैं किसी को समझाना चाह रहा हूं तो मुझे ब्रेक लेकर पहले अपने आप को समझाना चाहिए। आप देखिए ना, रोल्स बदलते हैं हमारे पास। कपल्स के जब लोग आते हैं जिनके इस तरह हेल्थ के इश्यूज होते हैं, जो मेंटली ठीक तरह से एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होते, हम उनको अक्सर ये कहते हैं कि आपका असल इशू कम्युनिकेशन का है। आपको याद होगा जो लास्ट टाइम हमारा एपिसोड था उसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि तहकीक ये कहती है कि 70%, तहकीक ये कहती है कि 70% लोग जो हैं वो पहले जहनी तौर पर बीमार होते हैं, फिर वो जिस्मानी बीमारी जाके बनती है। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो इधर भी क्या है, ये जहनी जिस्मानी बीमारियों का सिलसिला चल रहा है। अब अगर वो खातून एक दफ़ा, चलो एक दफ़ा तो हो गया बुरा, अब अगले दिन उसको अगर मेड को लेकर आई है तो हम उसे ये समझें कि उसको प्रॉब्लम ये समझ नहीं आया कि उसे इजाज़त से मसला था। अब उसने जब आके कहा कि तुमने मुझसे पूछे बगैर ये क्यों किया, इससे वो भी हर्ट हुई कि भाई आपसे पूछना चाहिए, लेकिन मेरी भी तो कोई जिंदगी है, क्या मैं अपने ही घर में अपने घर के लिए चीजें नहीं ला सकती? वो ये सोच के हर्ट हुई है। अच्छा, वो ये सोच के हर्ट हुआ है कि खुदा न खास्ता अगर आके ये खातून को नुकसान कर जाती जिसके आगे पीछे का हमें कोई नहीं पता था, ये वो जो इसे ग्रोसरी पे लेकर गई है वो इसको कहीं गायब करा देती, या इसके साथ कोई और मामला इस तरह का कर लेती, तो हम क्या करते? अब उसके जहन में वो था। और हमेशा यही होता है जब हम भी हेल्थ के ऊपर और मेंटल इलनेस के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, होता यही है कि सोच सारे ठीक रहे होते हैं। आप इनसे बात करके देख लें, वो कहेगा मैं तो उसका भला चाह रहा हूं। भाई तुम भला तो चाह रहे हो, लेकिन किस बुरे तरीके से चाह रहे हो? वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। ये चीज़ हमें समझानी है ना। अब इस सारे मुआशरे में जो भी इसको देख रहा है, अगर वो पामाल को देख के अगर वो हो गया पामाल तो फिर तो ठीक नहीं है जी। और अगर उसको देखकर उसे समझ आ गया कि पामाल का मतलब ये है कि जिसने भरम नहीं रखा और हमने इससे भरम रखना सीखना है, तो फिर वो पामाल नहीं होगा। तो इस एपिसोड से हमें ये सीखना है, और ये चीज़ें मैं और आप तो बता रहे हैं, असल में ये बातें समझानी है वालिदैन ने अपने बच्चों को। अच्छा, उसमें मदर का रोल बहुत अच्छा दिखाया है आपने। मदर की बातें सुनी हो तो वो बेटी को बहुत समझाती है कि कुछ टाइम के लिए हस्बैंड के मुताबिक चल लो, कुछ टाइम के लिए हस्बैंड को समझने की कोशिश करो, वो बिल्कुल तुम्हारे मुताबिक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि हम लोग ना बच्चियों को बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव पोजीशन में डाल देते हैं कि मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद भी मतलब उसी स्कूल ऑफ थॉट की हूँ कि हस्बैंड का एक लेवल होना चाहिए, हस्बैंड को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हस्बैंड से हर चीज़ पूछनी चाहिए, और आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको इस तरह के इश्यूज़ ना आए। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, देखिए अब मेरा इसमें पॉइंट ये है कि सबा कमर भी कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड की नेचर को अभी तक समझ नहीं पा रही, और हस्बैंड भी अभी तक सबा कमर की नेचर को समझ नहीं पा रहा। उस्मान मुख्तार भी ये नहीं समझ पा रहा कि यार वो थोड़ा सा ये फील करती है कि मैं कहाँ हूँ, मैं भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ ना, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। कहीं पे मेरे से थोड़ा सा मशवरा लेके, कहीं पे मेरे मुताबिक छोटी सी कोई चीज़ ले आओ, कोई मेरे मुताबिक कोई छोटा सा एक्ट कर लो। लेकिन वो दोनों आपस में, उनका कम्युनिकेशन अच्छी है, बॉन्ड अच्छा है, कभी बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी एकदम से चीज़ें बिखर जाती हैं। और यही नार्सिसिस्टिक अप्रोच है कि कभी बहुत स्वीट और कभी इतना बिटर कि भाई आपका थूकने को ही दिल करेगा, थूक दो। ये जो भी आपने बात की है, इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये देखने वाली है कि वायरल क्या हो रहा है। वो जो वालदा सिखा रही है, क्या वो वायरल हो रहा है? नहीं, नार्सिसिस्टिक अप्रोच वो वायरल नहीं, हो रही है। हाँ, वायरल एक और चीज़ हो रही है। और ये हमारे मुआशरे में ज़ाहिर है, अब जब भी कोई बात करते हैं तो नॉर्मली इसी तरह की चीज़ें ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। तो उन्हीं के ऊपर बैठकर हमें, आपको जो मीडिया के लोग हैं, हमें इसके ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए कि साहब इसके ये वाले पहलू भी हैं, इन पहलुओं के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि ये भी आपको समझाया जा रहा है। अब वालदा वहाँ समझा रही है, बहुत अच्छा कर रही है, पहले वालदा ऐसे किया करती थी, अब तो वो कहती ना कि तुम्हें उसने कुछ कहा है तो बैत है, तेरा भरा आ रहा है, तेरा प्रा आ रहा है, हाँ, कसम तो उसके से नतायज फिर क्या निकलते हैं? वो घर उजड़ के रह जाते उजड़ हैं। जाते और भाई भी वहाँ जज्बाती, वो तो ज़ाहिर लड़के होते हैं, जज्बाती होकर उन्होंने बात कर ली। भाई भी वहाँ खड़े होकर ये नहीं कहता कि अम्मी जी आप इस तरह ना करें। और अगर कहीं बड़ा भाई ये कह दे कि अम्मी घर बसने दें, ऐसा मत करें, तो वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो गैरत ही नहीं है, तुम्हारी तो वो मार भी डालेंगे तो तुम कुछ नहीं करोगे। ये सब मामले उस सवाल से चलते हैं। लेकिन एक पहलू आपने इसमें जो भी आपने फरमाया
कि वो जो है उसको सबा भी इसको नहीं समझ रही है। एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, जब कोई भी लड़की घर में आती है, चूंकि वो मुआशरे का किरदार है ना, उससे ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो जल्दी समझ ले चीजों को। जो लेकर आया है उससे समझवाने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरह मैंने आपको अभी अर्ज किया कि अगर वो किरदार यही कहता कि उसके सरप्राइज को बतौर सरप्राइज लेता, उस वक्त के ऊपर खुश होता कि यार कमाल कर दिया तुमने, अच्छा किया, चलो मेरे पास टाइम भी नहीं था ये सब कुछ, जो ही वो सारा मामला ख़त्म होता उसके बाद वो बैठता और उसे बैठ के ये समझाता कि देखिए इस तरह के मामलात में ये नुकसानात होते हैं। उस वक्त मैंने बात नहीं की चूँकि तुम एक्साइटेड थी, तुम खुश हो रही थी, मैं तुम्हारी खुशी नहीं ख़राब करना चाहता था। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आइंदा तुम इसमें एहतियात करो। यकीन करें अगले दिन वो माई को ना लेकर आती अगर वो ये बात करता। लेकिन बुखारी साहब, एक सवाल है जनाब, आपकी बातों से। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई कहे ना कि एक पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया तो उस पे यकीन कर लो, लेकिन अगर तुम्हें कोई कहे ना कि उस मर्द की या उस इंसान की फितरत बदल गई है तो उस पे कभी यकीन ना करो, क्योंकि फितरत नेचर कैन नेवर चेंज, मैं अब नेचर चूंकि नहीं आप बदल इसमें सकती। अरे भी आप बजा फरमा रहे हैं, चूंकि इसमें आपने हवाला इतना मोतबर दे दिया तो मैं इसके ऊपर कहूँगा हाँ ठीक है, आप दुरुस्त बात है, इसमें कोई और दूसरी बात है नहीं, मैं इसके ऊपर मैं बात ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ जो मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि जिसने आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का आपने हवाला दिया, तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर हम उनके मुताबिक चल रहे हों तो ये मसाइल ही ना हो, हम सारे मेंटली हेल्दी हों। चूँकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो है, उन्होंने जिस तरह की ज़िंदगी गुजार के हमें गुजारना सिखाया है, ये प्रॉब्लम्स ही कभी ना हो। लेकिन ये प्रॉब्लम्स क्यों है कि हम उनको मानते हैं और उनकी नहीं मानते हैं। जो फरमा गए हैं हम उनको बतौर हवाला तो ले आते हैं अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन बतौर हवाला अपनी ज़िंदगी में रख नहीं रहे होते, और वो हम रखना शुरू कर दें। सीरत के ज़िक्र से ज़्यादा, सीरत के ज़िक्र की फ़िक्र से ज़्यादा उसकी फ़िक्र की ज़रूरत है। जब आपके यहाँ वो फिक्र होगी तो वो आपके दिलो दिमाग के मुताबिक आपके जिस्म उठना बैठना सब आपको हर जगह सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आएगी। तो वो उस तरफ चले जाए वो तो सुभान अल्लाह। हम इसी के मौजू के ऊपर रहते हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा आजकल ये मौजू ज़ाहिर ज़ेर बहस भी है, मुख्तलिफ जगहों पर इसके ऊपर गुफ्तगू भी हो रही है। तो इसमें भी मैं कहता हूँ जो मर्द का किरदार है, अगर हमारा ड्रामाटिस्ट हमें सुन रहा हो, देख रहा हो, अब तो वाक़या हो गया, वो आगे अगर इसके अंदर ये चीज़ें ले आए तो मुआशरे के ऊपर इसके सेहतमंद असरात मुरत्तब होंगे। और अगर वहाँ जाकर वो कहते हैं कि लड़की को समझना चाहिए था, लड़की को देखना चाहिए था, तो अब देखिए वो लड़की आई कहाँ से है। वो लड़की उस घर से उठ के इस घर में आई है जिस घर में उसकी कोई नहीं चल रही थी, जिस घर में उसको बार बार एहसास हो रहा था कि इसका तो घर ही ये नहीं है। और जब उसे एहसास हो ये मेरा घर है, तो जब घर देते हैं तो इख्तियार भी देते हैं। तो वो उसको इख्तियार वो नहीं मिला, वो वहाँ उसे घर नहीं इख्तियार चाहिए था। हाँ, उस इख्तियार को संभालने के लिए वो जो संभालने वाला है वो एजुकेट करे अपनी वाइफ को, स्नब नहीं करे, चीखे चिल्लाए नहीं, बैठ के बात करे। और अगर आज ये बैठ के बात करना शुरू करते, इस तरह के जितने भी खामंद हैं, बच्चे आपस में बैठ के बात करेंगे, बच्चे कभी उलझेंगे नहीं, वो मामलात को किसी और तर्ज पर नहीं लेंगे, क्योंकि उनके माँ बाप अच्छी तरह से बात कर रहे होंगे तो वो अच्छी तरह बात करना सीखेंगे। आपको क्या लगता है, आपने नेक्स्ट टीजर देखा है, उसमें सबा कमर भी शाउट कर गई है वेरी फर्स्ट टाइम, ये होना था, और उसने कहा कि तुमने मेरी लाइफ बहुत डिप्रेसिंग कर दी है, मैं तुम्हारे मुताबिक नहीं चल सकती, मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है। और उसने आगे से एक बात कही है कि जब एक छोटे घर की लड़की को आप ताजमहल भी बना के दे देते हो ना तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ये भी गलत बात है। मतलब अब उनके आगे क्लैशेस बढ़ गए, वो तो बढ़ने थे। अब मेंटल पीस चला गया दोनों का, और वो जो एक भरम था, एक झिझक थी, वो खत्म हो गई। अब आपस में बहस मुबाहिसा स्टार्ट हो गया, और अब जो है मेंटल पीस तो जाएगा जाएगा, साथ हेल्थ भी जाएगी। देखिए एक था एंजाइटी से काम शुरू हुआ था सलमीन का, तो एंजाइटी थी, वो आया, उसको एंजाइटी हुई, और एंजाइटी का ये एंजाइटी शॉर्ट टर्म होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, वो अगर लॉन्ग टर्म रह जाए तो वो डिप्रेशन में बदल जाती है। डिप्रेशन के अलावा यहाँ तो डिसऑर्डर भी चल रहा है ना, डिसऑर्डर तो है, नार्सिसिस्टिक अप्रोच है भाई उसकी सरासर, बिल्कुल वो डिसऑर्डर तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए सबा कमर को चीजें समझने में। लेकिन देखिए ना, वो टाइम से पहले वो बन गए जो उसने काफी अरसे बाद शायद बनना था या नहीं बनना था, वो बेसब्री हो गई, उसका पेशेंस लूज कर गया। देखिए बार बार किसी चीज के ऊपर भी चीखो चिल्लाओगे तो उसको तो अब समझने का भी मौका नहीं दे रहे ना। देखिए बात से, कलाम से सब कुछ होता है। मैंने आपसे जिसने इब्तदाई में अर्ज किया कि अगर इस तर्ज पर वो हस्बैंड बात कर लेता तो आज वो उसके ऊपर चीखती चिल्लाती नहीं। देखिए आप कब चीखते हो? जब आपके ऊपर कोई चीखता है,
कुछ चीखेगा नहीं, आप खामखा किसी के ऊपर कैसे नहीं, अगर कोई चीखेंगे? बहुत चुप भी रहेगा तो बंदा चीख पड़ता है। वो उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर है कि तुम्हारी खामोशी एक दिन हमारी जान ले लेगी। जान ले लेगी, हाँ, सही बात ये है। होता ये है। जो खामोशी है ना, ये लेकिन भी ये जो जान ले कोई जाती चुप है। जो रहता है, देखिए अगर कोई चुप रह रहा है तो उस चुप को हमने देखना है कि चुप क्यों रह रहा है। हाँ, लेकिन वो अब मैं अपने घर में बात करूँ तो मेरे बाबा जब बहुत गुस्से में आते थे या हाइपर हो जाते थे तो उन्होंने मामा को कभी बहुत डाँटा नहीं है। हमारे घर में कोई अब्यूज़ वाला तो सीन ही नहीं था, कोई इस तरह का डाँट-टपट वाला सीन नहीं था। बाबा मेरे चुप, ज़िप्ड माउथ, बस। फिर वो 4 दिन नहीं बोले, वो 5 दिन नहीं बोले, और मामा तो मेरी बस उस टाइम पे परेशान हो जाती क्रेज़ी है। हो जाती थी कि यार ये बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा बात क्या हुई है। अब बात पता, लेकिन ये होता था कि वो 4-5 दिन में गुस्सा बहुत ठंडा हो जाता था तो बात बढ़ती नहीं थी। 5 दिन के बाद सुलह हो देखिए जाती थी। गुस्सा जो है ना, हमने पता नहीं गुस्से का एक मतलब नॉर्मली हम लोगों ने रखा है कि कोई चीखता चिल्लाता है तो गुस्सा होता है। एग्ज़ैक्टली। ऐसा नहीं है। अभी क्या हुआ, वालिद साहब की अगर आप बात करते हैं या जो भी लोग इस तरह करते हैं, वो अपने इमोशन को वहां स्प्रेस कर देते हैं। हुँ। जब आप अपने इमोशन को स्प्रेस कर देते हैं, आप अवॉइड कर रहे होते हैं सिचुएशन को। उधर से इमोशन स्प्रेस हो रहे थे तो वो हल तो नहीं है। हुँ। उसमें ये होता है कि 2-4 दिन के बाद वो कहते हैं अच्छा यार अब क्या। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हल मिला है, हल नहीं मिला होता, बस थोड़ा टाइम मिलके चलो अगली कहानी शुरू हो गई। इसमें ना एक बड़े मज़े की बात है बुखारी साहब, मैंने एक जगह पढ़ी थी, वो कहते हैं कि अगर तो रिश्ता रखना है तो लड़ना क्यों? और अगर तो रिश्ता नहीं रखना हाँ, तो भी लड़ना ओके, क्यों? हाँ, बात तो अच्छी तो है। मतलब लड़ना बात ही क्यों? आप हाँ, सिचुएशन को डील कर सकते हो बगैर लड़े भी। हम देखें ना अपने बड़ों में कि वो लड़े बगैर सिचुएशन डील कर रहे थे, तो हम भी लड़े बगैर कर लेंगे। हाँ, लेकिन बिल्कुल। जब उन्हें हमने देखा कि रोज चौथे, पांचवें, आठवें, 10वें कभी मामू आए हुए होते थे, कभी चचा आए हुए कचहरियाँ होते थे, लगी होती थी। कचहरियां हाँ, लगी हुई हाँ, हाँ, होती हाँ, थी, हाँ। तो उसके बाद फिर उस बेटी को जो उस घर में पल रही है उसे पता है कचहरियां लगती हैं, जब माँ के कचहरियाँ लिए लगी। लगी हैं, बाप के लिए लगी हैं, फिर वो भी मेरे लिए भी लगवाएगी, लगेंगी, लगवाएगी वो, और वो अपने लिए भी लगवाएगी। उसे लगवाएगी, समझ ही लड़के नहीं भी आएगा, उसको लगवाते ये हैं। बॉदर नहीं करेगा कि ये कचहरियाँ जो हैं ये ये आपकी सेल्फ हाँ, रिस्पेक्ट डैमेज नहीं होती नहीं, वो है। पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती हैं फिर, एग्जैक्टली, ये जनाब बहुत आलिम। बहुत आपने ज़बरदस्त बात की है। तो यानी आपको नहीं लगता बुहारी साहब कि ये जिस तरह के अब ड्रामा सीरियल्स हम देख रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी, बहुत डिप्रेशन, बहुत खिचड़ी रिश्तों में, और बहुत मुश्किल नहीं करती चीज़ें, शादियां बहुत मुश्किल हो गई हैं। पहले ही वैसे ही जेनजी जनरेशन चल रही है, ऊपर से इस तरह के ड्रामाज ने वैसे ही रिश्ते करना बहुत मुश्किल कर दिया। हम ट्रस्ट इश्यूज इतने ज़्यादा हो गए हैं, हम मेंटली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम किसी पे रिलाई नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ हो गई है। देखिए जिस घड़ी आप समझते हैं कि जबकि सबकी इंडिविजुअल लाइफ हो गई है, तो फिर सबसे पहले तो उन्हें अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने आप पे रिलाय करना चाहिए। जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपने ऊपर रिलाय करते हैं, तो फिर आपके ट्रस्ट इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। हमें ना इमोशनल इंडिपेंडेंट हम उस तरह के नहीं हो सकते, हमें इमोशनल कनेक्टिविटी चाहिए होती है, नहीं तो हमारे रिश्ते क्यों बनते हैं? हमारे माँ बाप, बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, ये सब हमारे रिश्ते हैं ना, हमारे रिलेशंस। अगर हम इनके साथ भी हमारी इमोशनल इंटीमेसी नहीं होगी या हम इनके साथ कनेक्टेड नहीं होंगे तो फिर क्या फ़ायदा? बस खुद के लिए थोड़ी ना हम आए थे लाइफ में। ये रिश्ते भी तो उतने ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमसे प्यार भी चाहिए होता है, इनको हमारा एहसास भी चाहिए होता है, और हमें भी बदले में चाहिए होता है कि कोई तो अपना हो ना, जहाँ पे हम बैठ के बस दिल का बोझ हल्का कर लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ईजी फील कर लें। देखिए वो जितनी अपनों से आपने बेहतर तो नहीं हो सकता कोई। जितनी आपने अभी ये सारी गुफ्तगू की है, इसमें तो रिश्ता स्ट्रेंथ बनता है ना, एग्जैक्टली। इमोशनल स्ट्रेंथ नसीब होती है। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ रिश्ते इमोशनल वीकनेस बन गए। बन गए हैं ना, यही मैं तो बात उसी है। से, वो जो ट्रस्ट की बात आपने फरमाई ना, अब देखिए ये जो आपने तस्वीर कशी की है, ये सब का सब, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, ये सब चाहिए। लेकिन जिनसे हम सुख लेने जाते हैं, अगर हम उनसे दुख लेकर आ रहे हैं, वो बहन भाई हैं, वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो माँ बाप हैं, वो कजन्स हैं कुछ, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। मेरे साथ मसला है, जो मैं जिसकी तरफ ध्यान आपके दिलाना चाह रहा हूँ, कि मेरा ट्रस्ट पहले मेरे साथ तो ठीक हो, मैं अपने ऊपर तो प्रॉपर रिलाय करूं। नहीं तो फिर क्या होगा, मैं जब लोगों को इमोशनली अवेलेबल होऊंगा, लोग सारे अपने हिस्से का पामाल मुझे करते रहेंगे, और ऐसा यही ही हो रहा है हमारे है, आपके ऐसा साथ। ही है, बिल्कुल इसी की ऐसा तरफ मैं ही आपकी है। तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि आप तवज्जो कीजिए कि जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं या हम जिनसे जुड़े हुए हैं, हमें उन्हें इमोशनली इतना अवेलेबल नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ खिलवाड़ होना शुरू हो जाए। हमें ओह उन्हें इतना वाओ! इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहिए जो हम करते हैं। हम ओवर डिपेंडेंट तो होते हैं, ज़ाहिर मुआशरे का हिस्सा, आखिर साथ ही रहना है ना सबने। आप एक बस में भी सवार होते हैं तो आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही होते हैं, वो सवारियां कनेक्टेड ही बैठी होते हैं, हैं। ड्राइवर है, ये है, और हम वहाँ भी सड़क पर लोगों जा के रहे साथ मतलब सिंपैथी कर रहे होते हैं। कोई अगर बिल्कुल कर बुजुर्ग रहे आ होते हैं। जाए तो हम जल्दी से अपनी सीट दे देते हैं, नहीं आप बैठे, हम खड़े हो लेकिन जाते हैं कभी। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, एक्यूजेशन और सिंपैथी में डिफरेंस को समझ नहीं पा रहे लोग। हुँ। वो जब एम्पैथी में आप जब किसी को एक्यूज कर देते हैं,
ये वही एक्यूज कर रहा था पामाल में भी। तो फिर आप एम्पथाइजर तो आप हैं ही नहीं। हमारे इस मुआशरे में जब भी आप इमोशंस को देखेंगे, इमोशनल अटैचमेंट्स को, सिर्फ एम्पथी उसके अंदर आ जाए, एक्यूजिशन आएगा नहीं, इल्ज़ाम आप किसी को देंगे नहीं, जो कि आप तो एम्पथाइजर बने हुए होंगे। और आप इमोशनली हेल्दी जो होते हैं वही एम्पथाइजर होते हैं ना। अब देखिए मिसाल के तौर पर, जिस तरह आपने जुड़े हुए की बात की मुआशरे में, आप एक बस में ही सफ़र कर रहे हैं और आपको पता चला बस वाला बड़ा अच्छा जा रहा था, अचानक आगे से मोटरसाइकिल वाला, इधर से रिक्शे वाला, उन्हें उसको ब्रेक लगानी पड़ गई, रफ्तार कम करनी पड़ गई और आपने अंदर बैठे कुड़ना शुरू कर दिया। आप कुड़े उसके ऊपर कि इनको तमीज़ ही नहीं है जो गाड़ियाँ चलाने वाले हैं या मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं या वो है। क्या आप इमोशनली ठीक हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं? तो मुआशरे के साथ तो आप जुड़ गए, वही जिसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह की डिपेंडेंसी का मतलब आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आपको तो हर दूसरी बात पे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, कैसे हम इमोशनल कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं? अपने बस के का ख्याल रखें, जो आपके बस में है ना, जो आपका इख्तियार है, आप उस पर अपने इख्तियार को रखें, दूसरों के ऊपर ना इख्तियार अच्छा, चलाने अगर से मेरे होता बस में नहीं है कि मेरे जो लव्ड वंस हैं, मैं हाँ चाहती हूँ वो मेरे पास रहें, हाँ वो मेरे से दूर ना जाएं। चलो, जिंदगी मौत तो अल्लाह का जी फैसला है बेशक ना, उसमें जी तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसमें तो अमल दखल नहीं है। और उस तरह की सिचुएशन में ना सब्र आना भी आसान होता है। लेकिन वैसे आई वांट कि अगर मेरे कोई लव्ड वंस हैं, बेशक वो मेरी मदर हैं, बेशक वो मेरे बहन भाई हैं, बेशक मेरी कोई दोस्त है, हम सब कनेक्टेड रहें। हम एक मतलब लड़ाई हो ना तो बस वो ख़त्म होने वाली हो, वो बहुत ज़्यादा ड्रैग होने वाली ना हो। तो अब मैं ये मेरी वीकनेस है अगर, तो मैं इसको कैसे ठीक कर देखिए, सकते हैं? आपने एक जुमला बोला मेरे पास रहें, हाँ, तो ज़रूरत आपको है ना, हाँ। तो आप पास रहें। मेरी बात पहुंच रही है ना आप तक? तो अब यह कि जिसको ज़रूरत होती है, हल जिसे चाहिए होता है, उसे हल मिलना चाहिए ठीक है। और उसके लिए आपको एफर्ट डालनी पड़ती है। मैं भी ये चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि हमारे अपने हमसे दूर ना हो। बिल्कुल। अब जब हम कहते हैं वो हमसे दूर ना और दूर हम हुए होते हैं, हुँ। ये कैसे हो सकता है? अब मिसाल के तौर पर आपका ताल्लुक किसी और शहर से है, आप यहाँ लाहौर में हैं और आप कहते हैं कि मेरे बहन भाई मेरे साथ रहें, तो आपको अपने बहन भाइयों के साथ रहना पड़ेगा। हुँ। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए आ जाएं, तो फिर क्या ये तकाजा दुरुस्त है मोहतरमा? नहीं, ये ये हमें ये तो वो खुदगर्जी है। हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, दूसरा बात है कि आप उनका ख़्याल कैसे रख सकते हैं? आपको लगता है, मिसाल आपसे मुराद कोई भी, आप लोग तो मिसाल में जब भी बात करते हो कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जो अक्सर लोगों को सुनने को मिलता है। तो आप उस कोई ना कोई ऐसी बात को आप समझें कि आप तो उनसे प्यार करते हैं ना, तो तो फिर अगर वो इग्नोर कोई हो ना कोई जाते ऐसी हैं, बात कर लेते हैं, तो तो इग्नोर हो आप जाते हैं। उन्हें समझे कि ये उनका पैटर्न है, ये मेरा फ़ॉल्ट नहीं है। हुँ। ये जुमला बड़ा अहम है कि ये उनका पैटर्न है, ये मेरा फॉल्ट नहीं। और पैटर्न क्या होता है? जो रिपीट करते रेपिटिशन पे जा रहे हैं। रेपिटेशन, एक खास स्टाइल, ये उनका पैटर्न है, मेरा फॉल्ट। मैंने तो 5 मिनट बात करनी है, 3 मिनट करनी है, 10 मिनट करनी है, मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करती रहूं। और अगर वो मुझसे दुख शेयर कर रहे हैं तो मैं एम्पथाइज करती रहूं, सिंपथाइज नहीं। दैट्स इट। उसके बाद आपने अपने काम करने, वो अपने कामों में लग जाएंगे। तो ये सहन मुमकिन है, लेकिन मेंटली हेल्दी तो हम तब हो ना जब हमारे बड़े बूढ़ों ने उस चीज़ को उस तरह से इंश्योर किया हो। अब वो जो डिसऑर्डर्स जितने हमारे सर, हम तो उन डिसऑर्डर्स को मानते नहीं कि ये डिसऑर्डर्स भी हैं। हम जब अपनी बेटी को कहते हैं बेटा तू बर्दाश्त कर, बर्दाश्त करना बजाते खुद कहाँ से कोई इतना अच्छा अमल है? इसका मतलब यह है कि तुम अपने मिजाज के खिलाफ जाओ, तुम अपने मिजाज के खिलाफ जाओ और उस चीज़ को जाकर एक्सेप्ट करो जिसे तुम्हारा एक्सेप्ट करने को दिल नहीं कर और रहा। एक टाइम के बाद ना, जब मैंने ये चीज़ देखी है बुखारी साहब की शादी को, जैसे ही कोई 5, 6, 7 साल हो जाते हैं ना, बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो बेटियां अगर कोई गिला करें, आज ऐसा हुआ, आज ऐसे किया, मेरे साथ यहाँ जाती, तो एक टाइम के बाद माएँ सुनती भी नहीं है, वो कहती हैं अब बोली जाओ। वो आगे से मैंने कल एक कॉल सुनी अपने घर में, मैं अब रिलेशन को मेंशन नहीं करूंगी वो बेटी बेचारी अपने दुख शेयर कर रही थी, मेरे साथ ये हुआ, तो आगे से उसकी अम्मी कहती है तुमने कोई और बात करनी है तो मुझसे करो, नहीं तो फोन बंद करो। बट आई वाज सो शॉक्ड यार, वो सुन तो ले। हाँ, देखिए, एक तो करने ही नहीं चाहिए ये बातें उन लोगों से जिनको इस चीज़ का तजुर्बा नहीं है। देखें, उनका तजुर्बा उनके हिसाब से था। आज के इस दौर के चैलेंजेस और हैं, और आज के इस दौर के चूंकि चैलेंजेस और हैं, तो इन्हीं चैलेंजेस के मुताबिक हमें देखना है। हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। आज का बच्चा जब हमारे पास आके कहेगा मेरे ये मसाइल हैं, तो हम उसे हीर रांझा की कहानी नहीं सुना सकते, हम उसे सस्सी पुन्नू की कहानियां नहीं और सुना हमारे सकते। बड़े यही करते हैं कि अब हमारे दौर में तो ऐसा हुआ था, मैंने तो ये सफर किया था, हम तो पैदल इतना चल के स्कूलों में चले जाते थे, हम तो पंखों के नहीं बगैर बैठ नहीं जाते थे। मेरे वो तो इस पास तरह मेरे करते पास हैं। बल्कि पिछले दिनों एक सास साहिबा थी, कहने लगी कि मेरी बहू को देखिए, अब तो इनको पैम्पर्स अवेलेबल है, हाँ हमारे दौर में तो वो भी नहीं नहीं होते थे। होते थे, ये बड़ी मैंने कॉमन उनसे बात ये है। बात की कि उसके अलावा बहुत कुछ इस दौर में है हम्म, जिसका शायद आपको अंदाजा नहीं है, हम्म, जो कि आपका एक्सपोजर नहीं है। हम्म,
आपका एक्सपोजर जिस चीज़ का था आप उसे बतौर रेफरेंस लाते हैं, इनका एक्सपोजर जिस चीज़ का है वो इसे बतौर रेफरेंस लाते हैं। अब देखिए आजकल एक और बड़ी खौफनाक बात हुई है, औरतें अब घर में रोटियां नहीं पकाती, नहीं बनाती। सालन किसी न किसी तरह बना दिया, रोटी बाहर से मंगवा ली। मैं भी कहती। अच्छा वो जो आटा है बाहर जिस तरह का इस्तेमाल हो रहा है, वो हाइजीन है, उन पर चीज़ें हैं नहीं है, वो सब मर्द भी क्या कहते हैं, अच्छा फ़ोन कर देते हैं, खाना वाना मैंने बना लिया, वापसी पे रोटी लेते आना। ऐसा ही है। अच्छा अब क्या होता है, पहले होता था लेते आना, अब वो फ़ोन करते हैं कि क्या बनाया, वो रोटी लेता हूँ। ऐसा ही होता है। अब ये सारा सिलसिला चल रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आपके घरों में वो आटा गूंदना एक मशक होती थी बाकायदा, वो नहीं है उस तरह से। और दूसरी बात है कि जब आप अपने हाथ से आटा बनाती हैं, गूंदती हैं, रोटी पकाती हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है रिश्ते के ऊपर। लेकिन वो नहीं, वो कहते बाकी 10 सालन भी तो बना दिए थे। तो घर में रोटी ना पकना मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसके असरात गए। और मैं हैरान होता हूँ कि रोटी क्यों नहीं पक सकती। अच्छा फिर उसका एक और हल देते हैं, वो ना गैस ज़्यादा लग जाती है तो बिल ज़्यादा आ जाता है। अच्छा वो एक बताना है ना मकसद। उधर आप देख लें वो जो रोटी 25 रुपए की या 20 रुपए की, मुझे नहीं पता नहीं जितने की भी आ रही है, वो जो रोटी आ रही है उसकी भी तो कभी कैलकुलेशन करके देखें उस गैस के साथ। वो नहाने के लिए जो गीज़र इन दिनों चलेंगे उसको भी तो कभी कैलकुलेट करके देखें। या बर्तन धोने के लिए बाज़ वक़्त उसी के ऊपर पानी गर्म करके बर्तन धो लिया जाता है, उधर नहीं आती। जब रोटी की बात आएगी तो गैस की बात ज़रूर साथ आ जाती है। तो ये बुनियादी तौर पर ये चीज़ें फिर क्या करती हैं, और मर्द क्या करता है, इवाइड करने के लिए सिचुएशन को, कि यार मैं इस रोटी को सिर्फ बुनियाद बनाकर अपनी रोटी ख़राब ना करूँ, तो मैं ज़रा, तो चलो कर देता तो वो इसको एक डिसऑर्डर समझते हुए। अच्छा इसमें ना बुखारी साहब एक सवाल और आ गया मेरे माइंड में आपकी इस बात से, कि मर्द के प्रेशर्स और औरतों के प्रेशर बहुत डिफरेंट होते हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एंजाइटी मेल और फीमेल में कैसे डिफर करती है? एंजाइटी दोनों की डिफरेंट होती है, नॉर्मली दोनों की डिफरेंट। जो हैंडल करना है ना मर्द का एंजाइटी को, वो और तर्ज पर है। औरत का एंजाइटी को हैंडल करना और तर्ज पर है। एक इंडिपेंडेंट इंसान की जो एंजाइटी है वो और तर्ज की होगी, एक डिपेंडेंट की इसलिए और तर्ज की होती है, और वो ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो किसी न किसी को कह तो सकता है ना कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। मर्द ने तो रिश्ते संभालने होते हैं। वो बड़ी अच्छी एक बात की थी हमारी बानो कुदसिया साहिबा ने। वो कहने लगे कि जब टूटी चप्पल के साथ बस के साथ चिमटता है ना एक मर्द और घर आता है, कहते 10 दिन की औरत की मेहनत एक तरफ, उसका वो उस वक्त का एक सफर एक तरफ। ओह माय गॉड, सीरियसली। वाह, मैं मैडम से मैं खुद सुना था उनको बात ये फरमा रहे ये थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो तो घर में सरपट्टी बांध के बैठी होती है वो। मुझे और ऐसा मैं लगता है बल्कि कि कल यहाँ से एक जगह से आ रहा था, किसी चैनल पर मैंने जाना था, तो वहां पर मैंने देखा कि नहर के ऊपर ना फट्टे 2 डाल के, तो किसी बोर्ड को फिक्स करना था। वो 3-4 मर्द थे, इतना मुश्किल से वो चढ़ के जा रहे थे वो सब कुछ। मैंने कहा अभी इनको फोन आएगा कि कुछ भी नहीं करते आप लोग हमारे लिए, आपने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। और उसमें भी वो उसे क्या आगेंगे पलिए लोग के, वो कह के उसे बता देंगे मैं हुणे तेन फोन करना था, अच्छा मैं हुणे भेजना। वो फिर किसी अपने दोस्त से कहेंगे यार 500 उधर भेज दे, 300 उधर भेज दे। वो ये सब मैनेज कर रहे होते हैं। दे डू दैट, बट दिस डज नॉट मीन कि मर्द जो है सिर्फ वही मजलूम है, औरतें भी मजलूम है, मर्द भी मजलूम है। लेकिन मर्द ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। मतलब नहीं मैंने करते। अपनी सोसाइटी में ऐसा देखा है कि मर्द अगर बेचारा कोई थोड़ा बता दे कि मैं परेशान हूँ या प्रॉब्लम में हूँ, तो उसे थोड़ा सा कह दिया जाता है यार मर्द बनो, क्या बात है, ये बड़ा ऐसे क्या। गैर मुनासिब जुमला है। और दूसरी बात मैं भी कभी कभार कह देती हूँ। मर्दानगी देखिए, मर्दानगी ये नहीं है। मर्द अगर अच्छी तरह रो सकता है लोगों के सामने तो ये मर्दानगी है। ये जो हमें कहते तुम तो लड़के हो, तुम रो रहे हो, तो लड़के तो नहीं रोते होते, क्यों ना रो भाई। अगर मर्द रोता नहीं है तो वो हेल्दी है? कहाँ से हेल्दी है वो अनहेल्दी है। और यहां तक कि उसको जो रोने नहीं दे रहे वो उससे ज्यादा अनहेल्दी है। उसको ये कह करके मर्द को दर्द नहीं होता, बड़ा मशहूर जुमला होता है। दर्द होता है, सबको होता है, जिसके पास दिल है उसके पास सब कुछ होता है। हाँ, तो ये क्यों नहीं होता? वो जबरदस्ती ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे भी अपने उस कमजोरी को किसी से शेयर तो करना है। और बीवी से बढ़कर कोई किरदार नहीं है। वो अपनी तमाम तर मसाइल उसने अपनी बीवी से जाकर शेयर करने, कि उस वक्त मैं तगड़ा हो गया था, मैंने सारा मामला हैंडल कर लिया था, लेकिन मैं अब तुम्हें बता दूं कि मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। ये सही बात है। जब वो ये बात उससे शेयर करेगा तो फिर दोनों के मेंटली हेल्दी होने के। और अगर वो ये बहन गए तो उसी पता नहीं बड़े कमजोर हो जाते हो, मेरे भरा नु वेख्या। नहीं, ये तो गलत है। अगर आगे से वो ये तो बात करेगी तो फिर उसने तो उसका जीना नेक्स्ट टाइम वो बात नहीं करेगा उससे। नहीं करेगा। तो कंपैरिजन तो बुरी बात है। कंपैरिजन होते हैं जो नहीं होने चाहिए। जुल्म तो है जब बच्चों के आप कंपैरिजन करते हैं, वो कहां से आपकी मेंटल हेल्थ है।
देखें, बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे हमारे ये जो चैनल्स हैं, मीडिया के ऊपर लोग जा रहे हैं, उन चीज़ों पे बातें कर रहे हैं। इनके ऊपर तो बात ही नहीं होती थी। सिर्फ औरत को ये कह दिया जाता है कि इसके मूड स्विंग्स हैं। भाई मूड मूड स्विंग्स ऐਵੇਂ ही तो नहीं नहीं होते ना, होते ना। हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं हाँ, अंदर, पता और नहीं। बहुत से प्रोसेस चल रहे होते हैं, मतलब मर्दों ऐसा के होता साथ भी है, तो होते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा लाइफ में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने 1 साल जॉब वगैरह नहीं की, तो वो मेरे लिए बड़ा टफ टाइम था। मुझे शुरू से बड़े अच्छे पैसों की आदत थी, तो वो मेरे लिए सच में बहुत टफ टाइम था। और वो ऐसा हुआ कि मैं जब सो के उठती थी, थोड़ा लेट उठती थी, 12-1 बज जाते थे सो के उठते। जब मैं उठती थी ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा ये बाजू, आप यकीन करेंगे, मैं यहाँ तक नहीं लेके जा सकती थी। और मैंने कहना कि मेरा कोई प्रॉब्लम हो गया है, मेरे शोल्डर्स शायद फ्रीज हो गए हैं कि मेरा बाजू। और आप, मुझे ये शर्ट पहनने में इतनी मुश्किल होती थी कि मैं पता नहीं कितनी स्ट्रगल करके ये शर्ट पहनती थी और उतारती थी, कि मुझे इतना इशू होता था। और ये पूरे मुझे 6 मंथ्स रहा कि मेरा ये वाला बाजू यहाँ तक नहीं जाता था। उसके बाद अब मेरी मामा और मेरी एक नेबर आंटी हैं, वो मुझे डेली बस इस बात पे मोटिवेट करती, कहीं बाहर निकलो, तुम घर बैठने वाली बंदी नहीं हो, तुम बाहर निकलोगी तुम ठीक हो जाओगी, तुम घर नहीं बैठ सकती, तुम शुरू से घर नहीं बैठी। तो मैंने ना, फिर मैं फैसलाबाद से हूँ, तो मैंने लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहाँ पे एक कोर्स स्टार्ट कर लिया वीकेंड्स पे, कि वीकेंड्स पे आके फिर घर चली जाया करूँ। आप यकीन करेंगे, मैंने वो कोर्स स्टार्ट किया और मैंने रेहान तारिक साहब के अंडर ही किया था, एंकरिंग का ही कोर्स स्टार्ट किया था। तो मैंने कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते आई होंगी, मैं किसी डॉक्टर पे नहीं गई, कुछ भी नहीं, मेरा ये बाजू ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। और इतना स्वेयर पेन कि मैं इसको मूव नहीं कर पाती थी। तो ये जो कह देते हैं ना कि ये मूड स्विंग्स है, नहीं भाई, जो नहीं, सफ़र कर रहा होता है, उसे ही जिसके पता होता दर्दें उठ रही होती हैं, एक टाइम पे ऐसा लगता था कि आपका सांस बहुत तेज़ हो रहा है। है, और दूसरे टाइम पे ऐसा लगता था कि सांस खींच के लेना पड़ रहा है। हाँ, मतलब ये सब ये स्ट्रेस, एंजाइटी है। एंजाइटी, हाँ, ये बिल्कुल है, बहुत बिल्कुल है, बिल्कुल। हेल्थ को ख़राब कर देती इसमें है, कोई शक ही नहीं। डैमेज कर देखिए, देती आपने है। तो खुद सबूत दिया ना कि फिजिकल हालत खराब हो गई। मैं बता रही हूँ कि लेकिन मैं ये आपको इतना यहाँ पर अर्ज स्वेयर करूँ, पेन। मैं आपको यहाँ पर एक बात अर्ज करूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं, मैं तो लोगों से कहता हूँ ग्राउंडिंग का या जनरलिंग का, आप जनरलिंग करें, ग्राउंडिंग करें, ब्रीदिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं वो की जाती हैं। साथ ही साथ मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ जिसको हमें समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, घास देखते हैं, चीज़ें, रोशनी वगैरह, उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन असल फ़र्क जिस चीज़ से पड़ता है ना, वो हमें समझने की ज़रूरत है। आपको जब कोई कहता है बाहर उठ जाओ या बाहर चले जाओ, तो इसका मतलब ये कहता है कि जिस पैटर्न में तुम हो उसको तोड़ो, उसको तोड़ो, ये बात एग्जैक्टली, होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो पैटर्न एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाके टूट सकता है। हम्म। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कोई लंबे चौड़े सफ़र करने पड़े। अब बहुत से लोगों को कहा जाता है इसे ना कहीं बाहर ले जाएँ, नारायण का गान ले जाएँ, ये करें, हाँ, वो एक करें, ट्रिप कराओ, मैं ट्रिप भी ट्रिप करके कराऊँ आ, तो ये ठीक करा, हो वो करा। जाती हूँ। अच्छा, अब जो ट्रिप करके आते हैं, ठीक हो जाते हैं, फ़ाइन, अच्छी बात है, उनने अपनी कंडीशनिंग उस तरह की कर ली है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप वो जो ट्रिप वहाँ का लगा रहे हो, वो ट्रिप यहाँ का क्यों नहीं लगा लेते? माइंड का लगा लो। जनाब आली, ओह आप डैम। देखिए, अब एक आदमी परेशान है, उसके पास दवाई के प्रॉपर पैसे नहीं है। आप उसे कहें तू नारायण कागान जाएगा या तू दुनिया का ट्रिप लगा के आएगा तो तू ठीक होगा। नहीं, हम अपने उसे तो नहीं कह रहे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग वो विद इन उठ के रिसोर्सेज, बाग में जा सकता है किसी, कहीं भी। हाँ, वो तो ठंडी हवा हमें ले उसको सकता है। उसको अगर हम समझा दें कि तुमने अपने आप को कैसे एजुकेट करना है, वो कहीं भी होगा, वो ठीक हो जाएगा। अब ये जो काल कोठड़ी के अंदर पड़े हुए लोग होते हैं, वो क्यों नहीं एंजाइटी का शिकार होते, वो क्यों नहीं डिप्रेशन का शिकार होते, वो क्यों नहीं स्ट्रेस का शिकार होते हैं ना। उनको तो हम नहीं कह सकते अब बाहर निकल जाएं। हाँ एग्जैक्टली, हाँ तो फिर तो वो उनका, कैसे हाँ, अपनी यही तो मेंटल हेल्थ मैं अच्छी वही करें। अर्ज करने जा रहा हूँ कि उन्हें अपनी थॉट के पैटर्न को बदलना होता तो उधर उनकी वैसे कोई काउंसलिंग, कोई ट्रेनिंग इस तरह की हो रही होती है? है। कुछ भी नहीं। कुछ लोगों को तो आदत पड़ जाती है ना उस जगह में रहने की। हम्म। होना तो चाहिए, लेकिन देखें ना, जिसको सजा दी जा रही है उसको काउंसलिंग कैसे वो करें? और हालांकि होनी तो चाहिए, अगर उसकी काउंसलिंग कर लें तो वो ठीक होने के इम्कानात हो जाएगा ना। ये तो बहुत से खैर, ये को पहलू और है, गवर्नमेंट को इस लेवल पर करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस चीज़ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे इस चैनल के ज़रिए, कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ज़हन जो है वो आपके इख्तियार में होता है, बस आप उसके इख्तियार में ना चले जाएं। आप उसे संभाल सकते हैं। आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मुझे ज़हन संभाल रहा है। ज़हन की क्या औकात के किसी को संभाले, आपने उसको अशरफुल मखलूक़ात आप हैं। आप जिस तरफ जाएंगे चीज़ें मुड़ती चली जाएंगी। स्टीयरिंग ही है ना, आपके हाथ में है। यही इख्तियार की ताकत तो मेरे रब ने आपको दे रखी है कि आप अच्छा सोच सकते हैं, आप बुरा सोच सकते हैं, आपको अच्छे बुरे की तमीज़ भी होती है। गुमान अच्छा रखने का कहा गया ना रब्बे कायनात की तरफ से, ये आपके हमारे ऊपर होता है। कभी ऐसा नहीं होता अच्छा कहते उसको बुलाओ, इसे उसकी समझ आती है, वो उसको समझाएगी, इसे समझ आ जाएगा, या वो उसे समझाएगा, इसे समझ आ जाएगी। तो ये जो कहते हैं उसको बुलाओ, कभी वो बैठ के देखें वो बात उससे कैसे करता है।
हाँ एग्जैक्टली ये और तो ये भी मेरा एक हाँ, बहुत अच्छा और एक्सपीरियंस जब है। आपको पता चले कि वो बात उसके साथ उस तरह से करता है, तो आप उसको समझ के आप भी उसी तरह बात करना शुरू कर दें, वो आपको भी समझना शुरू कर देगा। इसमें मैं आपको अपना छोटे से एक मिसाल देती हूँ। मुझे ना आफ्टर एफएससी मैंने कहा मैंने तो एयर होस्टेस बनना है, मेरी हाइट अच्छी थी, मैंने कहा एयर होस्टेस बनना है, मुझे तो शौक है। मामा मेरी अगेंस्ट थी, मामा कहती नहीं एयर होस्टेस क्यों बनना है तुमने, नहीं बनना। अब मामा मुझे स्नप कर रही थी, मुझे डांट के कह रही थी, और मुझे कभी भी कोई डांट के कहे मेरी समझ से ऊपर चली जाती है बात। मैं कहती हूँ देखिए लाइफ मेरी है ना, बनना मैंने है, शौक मेरा है, तो आप मुझे ये कह सकती हैं कि तुम ये नहीं, मतलब मशवरा दे सकती हैं, ज़बरदस्ती नहीं करेंगी आप। अब मैं ना बिगड़ गई, नानो भी मुझे डांट रही है एयर होस्टेस ही रह गया, अब तुमने एयर होस्टेस बनना है, नहीं बनना। मैं कहा नहीं अब तो बनना है अब तो यही बनूंगी। अच्छा अब मामा की ना कज़न आई, मेरी मुमानी की मदर भी थी, मामा की कज़न आई हैं, वो कहती हैं उनकी कज़न थी एयर होस्टेस। तो उन्होंने कहा कि मामा ने कहा उनको कि इसको ज़रा समझाओ कि उसकी लाइफ कितनी टफ थी, रह सकती है ये शुरू से नाजों में सेंसिटिव सी रही है, ये गुजारा कर लेगी, मैनेज कर लेगी, इसको जो जुनून चढ़ा हुआ है एयर होस्टेस बनने का, तुम समझाओ ज़रा इसको। अच्छा उन्होंने बड़े ही प्यार से बुखारी साहब मुझे अपने पास बिठाया और बिठा के कहती हैं तुम्हें पता है मेरी वो कज़न इस तरह थी, बेटे लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है, ना दिन का पता होता है ना रात का पता होता है, खुदा ना खास्ता प्लेन क्रैश कर जाए तो फिर पैराशूट, तुम वो इतनी हाइट और तुम इतनी बहादुर हो, तुम ये सारा कुछ कर लोगे। उन्होंने मुझे 10 मिनट समझाया और आप यकीन करेंगे मैं 10 मिनट के बाद क्या कह के उठी, मैं एयर होस्टेस नहीं बन रही। दैट्स इट, दैट्स नहीं मतलब काउंसलिंग इतनी इट, मैजिकल है, इट इतनी मैटर्स, मैजिकल होती है कि मैटर्स। आप मैनिपुलेट, बेशक मैनिपुलेशन नहीं हो लेकिन हो जाते हो, हाँ, हो जाते हो अच्छा कि आप। आपने इसका हवाला दे दिया। वो हुआ ये है इसमें, इस एग्जैक्टली पूरे उसमें हुआ है, चूँकि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो गए, वो अचीव हो जो गए वो करना चाहते। एग्जैक्टली। लेकिन देखिए ना वही है, आप अपने मकासद को जब अचीव करना चाहते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, वो हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, अच्छे तरीके से अचीव करें। लेकिन उसमें किसी को धोखा देने के लिए नहीं करें। हाँ डिच ना करें, धोखा देने के झूठ लिए ना अगर आप बोलें। मैनिपुलेट करते हैं, वो करते हैं, वो दैट इज़ नॉट फेयर एट ऑल। वो भी मेंटली अनहेल्दी लोग ही करते हैं। हम्म देखिए कभी भी हेल्दी आदमी किसी को धोखा नहीं देगा। अगर वो मेंटली हेल्दी होगा वो कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि किसी को धोखा देने से पहले खुद को धोखा देना पड़ता है। खुद को ही दे रहे हैं, किसी का क्या गया, अच्छे के साथ अच्छा ही होगा। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम ठीक जिनके है, मानने वाले हैं, हमारा तो यकीन है, हमारा तो बिल्कुल, ईमान का अगर हिस्सा है। आप किसी के साथ गलत बयानी कर रहे हो, किसी के साथ झूठ बोल रहे हो, तो आप उसके लिए भला ही कर रहे हो, वो तो उसके लिए थोड़ा टाइम का ट्रॉमा है, आपके लिए लाइफ टाइम का लाइफ टाइम ट्रॉमा है, है। क्योंकि आप उसका सबब बन रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो उसके साथ अच्छा ही जाएगा, अगर वो आपसे अलग भी हो गया तब भी उसके साथ, हाँ हो सकता है वो 6 महीने साल बहुत इफेक्ट रहे, वो बॉदर करे, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने एंग्जाइटी पे और मेंटल हेल्दी रहने पे बात की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ें हमारी ऑर्गन्स पे भी आती हैं, जी हमारी जनाब, हेल्थ भी बहुत बुरी करते तरह से हैं। डैमेज होती है, हमारे रिलेशंस भी इवन बहुत राइट। इफेक्ट होते हैं, आपने खुद भी बताया। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा, अब जैसे एक इंसान होता है कि वो किसी को बॉदर नहीं करता, उसके लिए वो इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, वो कहता है नहीं मैं तो मैं हूँ, मुझे अपने जैसा कोई नहीं लगता। एक इंसान ऐसा होता है, लेकिन दूसरी तरफ एक होता है जो बाकी सबको बॉदर कर रहा होता है और खुद को लास्ट पे रख रहा होता है, वो कहता है नहीं यार वो भी मेरे से खुश रहे, वो भी मेरे से खुश रहे, मैं उसका दिल ना दुखा दूँ, मैं उसका दिल ना दुखा दूँ, लेकिन वो अपना दिल बहुत दफ़ा दुखा देता है। तो इनमें से कौन मेंटली हेल्दी है, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड या जो दूसरों का ज़्यादा ख्याल दोनों रख रहा है? हेल्दी नहीं है, क्योंकि अच्छा। दूसरा पीपल प्लीजर है। हम्म वो लोगों को खुश रखने पे यकीन रखता है। जो सिर्फ लोगों को खुश रखने पे यकीन रखता हो, वो भी मेंटली हेल्दी नहीं होता। नहीं, लोगों को खुश रखना नहीं, हम्म। लेकिन लोगों का ख्याल रखना कैसे देखिए है? ख्याल तो सबसे पहले अपना रखा जाता है। यानी अगर आप अपना ख्याल रख रहे हैं, आपकी वजह से किसी आपके का दिल टूट रहा तो है तो टूट जाए। नहीं, किसी देखिए जब आप अपना ख्याल रखेंगे, आप कभी किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, देखिए ना, कैसे? तकवा किसको कहते हैं? हम्म तकवा का मतलब ये है कि मैं अपने आप को इतना महफूज रखूं कि मुझसे लोग महफूज रहें। हम्म तो ये वही बात है ना, जो पीपल प्लीजर होता है वो तो हर एक को वो कहते हैं अच्छा मैं बर्दाश्त कर लूंगा, उससे कुछ ना हो। हम्म ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपने आप को तकलीफ दे में रख के किसी का ख्याल रख रहे हैं, कितना को अरसा रख लेंगे और कितने को आप मेंटली हेल्दी होंगे? आप कभी भी नहीं हो सकते। इस तरह वो जो नार्सिसिस्ट है या सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो कहाँ से मेंटली हेल्दी है? इनके दरमियान दरमियान होते हैं। देखिए हमारे दीन ने तवाज़ुन ही हमें सिखाया है, और तवाज़ुन यही है कि आपने, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, ये लोग अक्सर कहते हैं ये सेल्फिशनेस है। देखिए कब्र अपनी है ना, हम्म उसमें तो कोई किसी के साथ नहीं जा रहा ना। क़यामत वाले दिन क्या कहा गया कि कोई किसी को नहीं पहचानेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी आप अपना इतना ख्याल रखें कि आपने खुदा को जवाब देना है। जब आप अपना ख्याल रखेंगे, आप सेल्फ ऑब्सेस नहीं होंगे। जब आप अपना ख्याल रखेंगे, आप लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को ख़राब नहीं कर लेंगे। मैंने तो लोगों को नहीं देखा अपने घर उजाड़ दिए हम्म दूसरों का घर बनाने के चक्कर में। तो क्या ये समझदारी है?
कि घर आपका उजड़ गया और आज आप कहें मैंने उसके लिए ये किया, उसके लिए वो किया, उसके लिए वो किया। नहीं, पहले आपका घर आता है, ठीक है ना। देखिए वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, अब तरतीब तो देखे, सुभान अल्लाह। पहले वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। तो इस तरतीब को जब आप समझते हो तो आपको अंदाजा होता है कि पहले आपके अपने हैं, और ज़िल कुर्बा में सबसे ज्यादा आप अपने करीब है, उसके बाद आप करीब वालों के करीब है। तो ना पीपल प्लीजर मेंटली हेल्दी होता है, ना ही वो नार्सिसिस्ट या सेल्फ ऑब्सेस्ड। अच्छा, अगर हम अच्छी कम्युनिकेशन भी रखें और अच्छे से दूसरों को समझाएं भी और सब कुछ करें, तो व्हाट डू यू से, जो इसकी नार्सिसिस्टिक अप्रोच होती है या जिसका माइंडसेट उस तरह का होता है, वो चेंज हो सकता है? सब कुछ बदल सकता है। आर यू श्योर? वेरी मच श्योर। देखिए मैं कि मुझे इस बात पर यकीन है कि देखिए वो है ना, बड़ा अच्छा किसी का गाना भी था कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। एक और साहब ने इसको जरा इससे ज़्यादा मुश्किल अंदाज में पहले कह दिया कि हर घड़ी मुनकलिब ज़माना है, यही कुदरत का कारखाना है। यानी हर लम्हा जब नया है, तो आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि कोई नहीं बदल सकता? सब बदल सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बदलने वाला होता है ना, उसको जिद लग जाती है बदलने की। अब मिसाल के तौर मैं किसी को बदलना चाहता हूं और मैं जिद लगा लूं और मैं कहूं मैं से बदल कर ही आऊंगा, तो मैं तो मेंटली हेल्दी हूं ही नहीं, और मैं किसी को मेंटली हेल्दी करने जा रहा हूं। यानी मेरा अपना घर बस नहीं रहा, मैं 10 और घर बसाने चला गया। ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि मेरा घर नहीं बसा, आज मुझे तकलीफ है, परेशानी है, एहसास है, और अब मुझे लग रहा है कि वो बस नहीं सकेगा चूंकि वो तो उजड़ गया, अब मैं किसी का घर उजड़ने न दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेंटली हेल्दी होने की निशानी है। क्योंकि लोग तो मुझे ताना भी मारेंगे ना कि पहले अपना करते वेख। हाँ, सही बात है। तो मैं उन्हें कहूँगा साहब वो नहीं बच सका, तो इसलिए तुम्हारे दर पे आ रहा हूँ कि अब इसको बचा के देखो, बड़ा नुकसान होता है, मेरा हुआ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आप मेंटली हेल्दी होंगे, आप उनकी मदद कर रहे होंगे। लेकिन ये तो नहीं कि आप जिस तरह भी हमने बात की, वो तो साहब दोनों मेंटली हेल्दी नहीं है। इनको करना क्या चाहिए? इनके मतलब किस तरह इस अप्रोच को, कितना टाइम टेकिंग, मतलब पेशेंस भी तो खो जाता है ना, पेशेंस भी हमारा ख़त्म हो जाता है, टेम्परामेंट लूज़ हो जाता है। एक टाइम तक हम कोशिश कर रहे होते हैं, फिर थोड़ा है तो इंसान ही थोड़े टाइम बाद थक जाते हैं कि नहीं यार बस अब नहीं होता। तो ये जब अब नहीं होता वाली फीलिंग आए, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? देखिए, हमने ये देखना है कि मेरी कोशिश की सूरत में अगर नताइज दुरुस्त नहीं निकल रहे थे, चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, तो ये जो मेरा कोशिश करने वाला अमल है, ये तो अच्छा था ना। इसका सिला तो मेरे अल्लाह के यहाँ महफूज है ना। और अगर मैं कोशिश करना छोड़ देता हूँ तो नतीजा खराब ही होगा, ठीक तो नहीं निकलने जा रहा। तो अगर मैं कोशिश करना छोड़ देता हूँ, मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश छोड़ देता हूँ, और फिर कोई नुकसानात होते, तो मैं बराबर उसके साथ खड़ा होऊंगा। तो दैट्स इट, इफ यू हैव डिसाइड दैट यू हैव टू डिसाइड। अगर कोशिश करने के बाद एक अच्छे टाइम तक आपने कोशिश की और कोशिश करने के बाद आप इस कंक्लूजन पे निकले कि यार मैंने अपनी साइड की स्ट्रगल पूरी कर ली, अब अल्लाह ताला जाने, अपना मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ या करता हूँ, अब मैं इस मामले में नहीं आऊँगा। और अगर वो रिलेशन बेशक आपका 2 साल का हो, 4 साल का हो, 10 साल का हो, और वो ख़त्म हो जाए उस टाइम पे, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मैं तो लोगों को बड़ा कहता हूँ इस चीज़ को कि आपको ये सहूलत जो मैसर हुई है तलाक और खुला की, या छोड़ देने की, आखिर रब्बे कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे मामलात ज़िंदगी का हिस्सा है ना, तो इसलिए उसके ऊपर को एड्रेस किया इन बड़ी हस्तियों ने कि आपने क्या है, आपको इजाज़त है, आप खुला ले लें या आप तलाक ले लें। ये तो करना ही नहीं चाहिए कि आप, मैं अक्सर लोगों के तो बच्चों की वजह से कभी नहीं साथ रहना चाहिए, साथ रहने की वजह से साथ रहना होता है। मैं भी यही कहती हूँ। किसी की वजह से साथ रहना कोई साथ बात नहीं होता। वो तो दोनों अजाब में होते हैं और पता नहीं होता दोनों अजाब में, और उनको अजाब में डाला होता है इर्द गिर्द के लोगों ने। बच्चों का क्या होगा, हाँ, उनका बच्चे क्या होगा, स्ट्रगल। उसका तो इनका क्या होगा। देखिए, जिन्हें कहा जा रहा है कि इनकी वजह से गुजारा, वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे। लेकिन वो तो कह देते ना हमारी तो गुजर गई, लाइफ किसी तो की नहीं बची। गुजरती। एक तो मैं आपसे अर्ज करूं, जब तक आप आखिरी सांस नहीं लेते ये मौके होते हैं, और ये रब्बे कायनात के अता करदा मौके हैं, और उससे हम बेहतरी ले सकते हैं। आखिरी लम्हा तक बेहतरी का लम्हा होता है। आप किसी वक्त कायनात किसी की बदल सकती है, और हमारे पास तो सैकड़ों कहानियां हैं जो पूरे माशरे में मौजूद हैं, जिन्हें को 70 साल के थे तो ज़िंदगी और हो गई, कोई 75 का था ज़िंदगी और हो गई, कोई 60 का था ज़िंदगी और हो गई। ऐसा नहीं है। आप इसलिए इसको उम्र के साथ और उसके साथ मत जुड़िए कि हमारी गुजर गई है। हमारी गुजर रही है कहना चाहिए। जब कभी को कहते हैं मेरी तो गुजर गई, नहीं, मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। मेरी इस ज़िंदगी में ये हसीन पहलू है, इस लम्हे में ये हसीन पहलू है। हर लम्हे से हुस्न हम ले सकते हैं, लेकिन हम कुढ़ेंगे, सड़ेंगे और इस तरह का करेंगे तो वो तो मेंटली अनहेल्दी हुआ है।
कुछ लोग बेचारे थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव जो होते हैं वो तो फिर इस ट्रॉमा से ही नहीं निकल पाते। देखें, ये जितने सेंसिटिव लोग होते हैं ये मेंटली हेल्दी तो नहीं होते। तो सेंसिटिविटी कैसे दूर करें? देखिए, आपने, जब हम कहते हैं सेंसिटिविटी दूर कैसे करें, इन लोगों के साथ बैठ के हकायक पे गुफ्तगू करें। वो हकायक थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं, नहीं, फिर देखिए, इमोशनल होके बैठ जाते हैं। फिर हकायक पे गुफ्तगू करें। आप यही कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट। यस। ओके। फिर आप उसकी बात करें उनसे, फिर आप से उनकी बात करें कि देखें ये हकीकत है। ये अब जिस तरह मिसाल के उसने कहा कि तुम गाड़ी चलाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको आप कह सकते हैं कि ये भी तो हो सकता है। जहां आप सोच रहे हैं ये हो सकता है, वहाँ ये भी सोच लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है। तो चीज़ें नॉर्मलाइज होना है। देखिए, दुनिया का कोई भी मसला है ना, रब्बे कायनात ने हम सबको ज़हन अता किया है। बात से, गुफ्तगू से हर मसला हल हो सकता है। कलाम ही तो है जिसको हमें मिला हुआ है। बुखारी साहब, जैसे अगर 2 बंदों में कोई इशू होता है और वो 4 बंदों को और ऐड करके बिठा लेते हैं कि नहीं, अब अम्मी के सामने बात होगी, अब अब्बू के सामने बात होगी, वो लड़की अपने घर वालों को बुला लेती है, लड़का अपने घर वालों को बुला लेता है, तो उसके बाद भी किसी किस्म का मेंटल डिस्ट्रेस आता है आपके माइंड में? ये बेपर्दगी है, ये बेभरमी है। जब 2 लोगों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है तो तीसरा कोई एक्सपर्ट ही होना चाहिए, कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। रिश्तेदारों की कहानियों में कि इस कौन कहानी का इजाफा हो जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और रिश्तेदार चूंकि एक्सपर्ट नहीं होते, वो फिर क्या करते हैं, वो कहते हैं बस जिस भी तरह से रहो साथ। हाँ। अच्छा, वो फिर हफ्ते बाद फिर मसला आ जाता है, फिर कहते हैं जिस भी तरह से रहो साथ। कचहरियाँ लगने के बाद ये होता है, बेटा इस तरह नहीं करते, ज़िंदगी ज़रा भी तुम थोड़ा वो हो ना, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अच्छी बात है, अल्लाह करे ठीक हो जाए, लेकिन देखिए, कहने से चीज़ें ठीक नहीं होती, करने से चीज़ें ठीक होती हैं। अगर वही बुजुर्ग वहाँ बैठे और उन्हें कहें कि ये 10 पॉइंट्स दे रहे हैं, इनकी ये चेकलिस्ट बनी हुई है, आपने ये 10 दिन इसी चेकलिस्ट के मुताबिक देखना है, और उसके बाद फिर हम बैठ के देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। वो इस तरह तो नहीं करते। वो तो आके को अपनी कहानी सुनाएगा, फलांदी ती सी, फलांदा पुत्र सी, ये सारी बातें लड़दे सी बाद लड़दे। चो फिर सुलह हो जाती सी ते फिर इको मिको, लेकिन ये नहीं पता उन्होंने तू जिंदगी के अपनी माँ 60 तो पूछ ले। 70 अच्छा, ये भी कहते अपनी माँ तो पूछ ले, पहले मेरे ख्याल 6 महीने के बाद तब लड़ाई हो गई सी, फिर 8 महीने बाद वापस आई। दे डू से दिस, व्हाट इज ऐसा ही दिस? है। लेकिन उन्होंने जिंदगी के 60 70 साल कैसे गुजारे हैं? क्या उनकी कपल बॉन्डिंग थी? क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग आई एम थी? सॉरी टू से, उन्हें रियलाइज नहीं हुआ तो काम चल गया। एग्जैक्टली। अब अवेयरनेस, अच्छा अब मसला ये भी हो रहा है, अवेयरनेस हम बैठे दे रहे हैं ना, इससे भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि चलो उन्हें तो रियलाइज नहीं हुआ, अच्छा बेहतर, जैसा वो जिंदगी भरम वाली गुजार गए, और इसमें कोई शक नहीं है। जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं वहां भरम गजब का था, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, बेपर्दगियां नहीं होती थी। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब तो वो दूसरे दिन वो मांगना शुरू कर देती हैं, खातीन भी और हजरात भी, जो शायद 8 10 5 7 साल बाद आना है। बुखारी साहब, डोंट यू थिंक, जैसे हम कपल बॉन्डिंग और कपल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आपने भी अभी मेंशन किया कि उन्हें रियलाइज नहीं हुआ तो टाइम गुजर गया, आपको नहीं लगता कि कहा भी जाता है कि घर, सवारी और बीवी बहुत बहुत ज़्यादा ना अच्छी होनी चाहिए, और जितना आप इस पे इन्वेस्ट कर सको करो, और बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों सुकून का बाइस बनती है। तो मैं भी थोड़ा सा ये मानती हूँ कि या तो पार्टनर हो तो बस सुकून का बाइस हो, या फिर आप ना ही हो तो बेहतर है, फिर आप अकेले बहुत अच्छे हो। नहीं नहीं, अकेला तो खैर नहीं होना नहीं, चाहिए मेरा किसी को भी। कहना हाँ का मतलब जी सिर्फ जी। ये है कि पार्टनर पार्टनर कहते किसको है? पार्टनर सुकून को कहते हैं। पार्टनर उसको कहते हैं कि जिसके सामने आपको बिल्कुल फेक ना बनना पड़े, आप खुल के बात कर सको, आप अपना दिल हल्का कर सको, आप वो कुछ ना भी बोले तो बस वो साथ बैठा हो तब भी सुकून मिल रहा हो आपको। मेरा ख्याल ये पार्टनर होता है। लेकिन ठीक जो है, आपका ख्याल है ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है, ये मैं पता नहीं ऐसा, पुराने दौर हाँ, की हूँ थोड़ी ऐसा सी। कभी भी ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा आपने जो सवाल किया वो क्या था, इसमें आपने इससे पहले? मैंने ये पूछा ना कि 3 चीजें हैं जो हाँ, सुकून का बायस सवारी, हाँ। होती हैं। अच्छा, आप देखिए, घर और सवारी, ये 2 चीज़ें मेरी बात में मुझे समझ आती हैं कि इसमें आपका एक इख्तियार है, और इसको आगे से कोई आपको जवाब देने वाला नहीं। यानी घर आपको ये नहीं कहेगा तुम देर से क्यों आए हो, घर हाँ, आपको ये नहीं कहेगा तुमने ऐसा क्यों कर लिया, सवारी हाँ। आपको ये नहीं कहेगी ये ऐसा क्यों हो गया, या तुमने आज मुझे कपड़ा नहीं मारा, तुमने ये नहीं किया। लेकिन जिस इंसान के साथ आप रह रहे हैं, उसको आप उसके साथ नहीं जोड़ सकते। उसका जो है वो कच्ची तुरपाई वाला रिश्ता है, वो हर दूसरे मिनट उधड़ेगा। आपको फिर सब्र के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स उसको, तो होते हैं वो ना, तो होते हैं, क्यों ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ नहीं हुस्न है। है,
कॉन्फ्लिक्ट्स हुस्न है। एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लोग जब आपका कहते हैं ना, रिस्पेक्ट का लेवल, आपका भरम का लेवल, वो चीजें क्यों वो खत्म हो अंडरस्टैंडिंग जाती के हैं? ऊपर है ना कि आप क्यों उसको खत्म हो देखें। जाती है इतनी देखिए शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए? क्यों होती है वो वो सारी देखें, वो चीजें? बुनियादी, तब देखिए मैं आपको एक बात अर्ज करूं, पहले मैं जरा पहले पहलू पे बात कर लूं, फिर मैं आपसे अर्ज करता हूं। जब दो लोग आपस में आएंगे कॉन्फ्लिक्ट के एतबार से मैं करूं, तो कॉन्फ्लिक्ट हुस्न होता है। मुझे जब ये लोग कहते हैं ना कि उससे मेरा, वो मुझे सारा समझती है, मैं उसे सारा समझ, तो ऐसा हो नहीं नहीं सकता। होता, नहीं होता। दूसरी बात आप इसमें देखिए कि दो, वो ऑपोजिट सेक्स है, हम्म, वो जेंडर ही ऑपोजिट है, तो वो दोनों मुख्तलिफ हैं, इसीलिए उनका ताल्लुक आपस में हुस्न वाला हो सकता है, खूबसूरती। वो क्यों एक जैसे हों? उनका एक जैसा होना तो नॉर्मल नहीं रहेगा, वो तो उनका इस तरह, तो जिस तरह वो वैसे जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल उसी तरह वो नफ्सियाती एतबार से मुख्तलिफ हैं। तो उस इख्तलाफ का एहतराम, जिसका आपने अभी इज़हार फरमाया कि एग्जैक्टली, उस इख्तलाफ का एहतराम करना, ये सिखाना होता है वालिदैन ने। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिखाना कैसे होता है? उसकी मॉडलिंग करके। हाँ, अगर खुद अगर वो किया उसकी, हाँ होगा जी तो फिर कर सकते हैं। और जनाब, मुझे भी लगता है कि अगर आपके घर में ये चीज़ें हुई होंगी ना, तभी शायद आज मैं बात भी कर रही हूँ। नहीं तो बहुत सारे लोग ये बात भी ना कर सकते, उन्हें ये आइडिया भी ना होता, उन्हें ये पता भी ना होता कि भाई ये अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की अच्छी लगती है, और मियाँ बीवी या पार्टनर वर्ड क्या होता है। हाँ, मियाँ बीवी लव तो से सब इसका बने मतलब हुए ये हैं। शरीक है ना। मैंने आजकल कपल्स शादियाँ बहुत देखी हैं, पर असल शादी नहीं हाँ, देखी। इसके ऊपर असल देखिए पार्टनर्स उर्दू नहीं में इसके लिए देखे। लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शरीक हयात। किस एग्जैक्टली, कदर खूबसूरत एक्सप्रेशन है। एग्जैक्टली, यानी आपकी ज़िंदगी में शरीक, पार्टनरशिप का मतलब है। एग्जैक्टली। लेकिन जब शरीक होते हैं, वो स्टेक होल्डर होते हैं ना, दोनों होते हैं स्टेक होल्डर। लेकिन मेरा ये मानना है कि औरत को संभालने वाला मर्द है, और उससे उसके इमोशनल जो इश्यूज़ हैं, उसको भी बतौर मर्द उसने ज़िम्मेदारी समझ के संभालना है। वो संभालना शुरू कर दे, और वो मेंटली हेल्दी मर्द ही संभाल सकता है। और औरत ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक ढलना स्टार्ट हो ढलना जाएगी। एक नुमान एजाज का बड़ा अच्छा डायलॉग मुझे याद आ गया। अपनी बीवी को आवाज़ देता है तो बीवी आती नहीं है, तो नुमान एजाज सामने बैठा होता है, तो उसने दोबारा आवाज़ दी तो वो आती नहीं है, तो वो कहते हैं कि तुम सही हस्बैंड बनते ना अगर, तो तुम्हारी पहली आवाज़ पे तुम्हारी अरे बीवी क्या इधर बात, होती। क्या तो बात। मतलब अगर आप अपनी बीवी का ख्याल रखना स्टार्ट कर दो, वो ऑटोमेटिकली आपके मुताबिक ढल जाएगी, अपने आप को बदल के रख देगी। ऐसे। और मेरा इस बात पे हम कंक्लूड करते हैं इस पॉडकास्ट को। मेरा मानना ये, आप मुझे सही कर दीजिएगा, आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं। पार्टनर्स वो होते हैं, या तो आप अपने पार्टनर के मुताबिक ढल जाओ, या पार्टनर को अपने मुताबिक ढाल लो। अगर तो दोनों चीज़ों में ये चीज़ हो गई, दोनों पर्सन्स में किसी एक में भी ये चीज़ हो गई, तो आप लाइफ अच्छी गुजार लोगे। आपको उसके लिए कुछ करना या उसको आपके लिए कुछ करना मुश्किल कभी लगेगा ही नहीं। आप मुत्तफिक हैं मैं इस ऐसे बात पे? जुज़वी तौर पे से मुत्तफ़िक हूँ। मैं ये समझता हूँ कि दोनों अपने-अपने होने का एहतराम करें। दोनों अपनी इनफ़रादियत का लेकिन ख़्याल अगर वो रखें। कनेक्ट हो दोनों जाएंगे, अपनी स्पेस को रिस्पेक्ट करें। स्पेस को ज़रूर रिस्पेक्ट करें, लेकिन अगर वो अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, बच्चों को अच्छा रेज़ करना चाहते हैं, तो अगर वो इस चीज़ को समझ लेंगे, तो उनके बच्चे आगे बहुत हेल्दी यकीनन, माइंडसेट इसमें के तो कोई होंगे, शक। बच्चे बहुत पॉजिटिव रेज़ होंगे, और बच्चे शायद मोहब्बत करना भी जानते होंगे, रिश्ते निभाना भी जानते होंगे, और ख़ुद को अच्छा रखना भी जानते होंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, इतना मज़ा ऑनर्ड, आता है आपसे बात करके, इतना ऑनर्ड, कुछ सीखने को मिलता है, और ऑनर्ड, हमारी ऑडियंस बहुत एंजॉय करती है। ऑनर्ड, दोबारा ऑनर्ड। फिर मिलेंगे, और इंशाल्लाह अब जो हम बात करेंगे, हमने प्रॉब्लम्स पे बात कर ली, नेक्स्ट हम बात करेंगे हीलिंग पे, कि इंशाल्लाह, हीलिंग प्रोसेस कैसे होना चाहिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मिलते इंशाल्लाह। हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपनी सराउंडिंग में अपने रिलेशंस को कैसे डील कर सकते हैं, और अपनी हेल्थ के साथ साथ दूसरों की हेल्थ का भी ख्याल रख सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसी के साथ साथ इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है, तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।